नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर टाइम्स नाउ चैनल का सर्वे आया है और उस सर्वे में योगी जी की सरकार दोबारा बनती हुई बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। वहीं आपको बताएं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और समाजवादी फिर से अपनी साइकिल को उठाकर पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बताएं, सर्वे के अनुसार जो बताया जा रहा है कि कुछ जगह चौंकाने वाले सर्वे भी आए हैं, जैसे कि अवध क्षेत्र। अवध को लेकर, वो अवध का क्षेत्र है जहां अयोध्या है, राम मंदिर है और इतना बड़ा मुद्दा है कि वो कितना ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। योगी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, लेकिन वो अवध के क्षेत्र में पहले चुनाव की तुलना में, यानी 2017 की तुलना में इस बार थोड़ी बीजेपी की सीट घटती दिखाई दे रही है। लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर कट बहुमत आता दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी के लिए 403, कुल 403 सीटों के सर्वे में आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी को 239 से 245 के बीच बहुमत जो आंकड़ा है उसको पार करते हुए सीटों का दिखाई जाना, यह सर्वे बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की आज का सर्वे यह कह रहा है। हालांकि आपको इसके पहले मैं बता दूं कि बेशक ये टाइम्स नाउ का सर्वे है अभी का, जैसे जैसे माहौल बढ़ेगा, चुनाव निकट आएगा, तो आप देखेंगे कि जब मुद्दे आएंगे लोगों के सामने, तो मेरा मानना यह है कि योगी जी का 1 घंटे का भाषण, उसमें कुछ लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। योगी जी ने 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या योजनाएं लागू करी, क्या क्या आम जनता को, गरीब को, दलित को, शोषित को सुविधाएं दी, इसको सुनाएंगे और भाषण पूरा हो जाएगा। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो ये जब लोगों को जानकारी मिलेगी कि योगी जी के द्वारा इतना काम किया गया है, जो कि एक इतिहास है, जो कि एक रिकॉर्ड है, तब ये आंकड़े और बीजेपी के पक्ष में बढ़ेंगे, मेरा व्यक्तिगत मानना है। हालांकि टाइम्स नाउ कहता है कि 403 में से बीजेपी को 239 से 245 सीट आज की डेट में मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी को 119 से 125 सीट, जो कि 2017 के चुनाव से बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इस बढ़त में आप देखें कि एक तो ये होता है कि जो जितना भी भ्रामक प्रचार ये किया जा रहा है, एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बारे में हमने देखा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये झूठ बोलकर समाजवादी कह रहे हैं साहब ये तो हमने बनाया था, जबकि उद्घाटन मोदी जी ने किया था और उसको बनाने वाले भी आज योगी जी हैं। और ऐसे तो समाजवादियों ने काम बहुत किया है, लेकिन क्या किया था, सड़कों के किनारे साइकिल ट्रैक बनाए थे, प्लेन उतर सके वैसे ट्रैक योगी जी ने बनाए हैं। अब उनकी भी उपलब्धि का मानना होना चाहिए, भाई साइकिल चला सकते हैं। तो आपको बताएं, जो समाजवादी है 119 से 125, वहीं आपको बताएं बीएसपी के लिए 28 से 32 सीटें आती दिख रही हैं और कांग्रेस मात्र दहाई के आंकड़े में सिमट कर रह जाएगी, यानी कांग्रेस को केवल 10 सीटें मिलेंगी, ऐसा अनुमान है। और उसका कारण भी है कि जो जनेऊधारी ब्राह्मण बनते थे, तिलकधारी प्रियंका गांधी गंगा जी में डुबकी लगाती दिखाई दे रही थी, अभी जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने पुस्तकें लिख दी हैं हिंदुत्व पर, बोको हरम से तुलना कर दी हिंदुओं की, आरएसएस की, अब इन सब चीजों को लेकर जिस तरह की बयानबाजी आई है, अभी वो जब जनता तक पहुंचेगी और चुनाव का मुद्दा बनेगा तो कांग्रेस को कौन वोट देगा, ये 10 भी दहाई हट जाएगी। और मैं मानता हूं, मेरा मानना यह है, निजी सर्वे के अनुसार, जो मेरे पत्रकार मित्र हैं उनके अनुसार, कि कांग्रेस को मात्र 4-5 सीटें ही मिलनी हैं, इससे ज्यादा मिलती दिखाई नहीं दे रही। वहीं आपको बताएं, सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय आज बना हुआ है वो है पूर्वांचल, क्योंकि अभी मोदी जी ने जिस पूर्वांचल में एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है, जहां एयर शो हुआ था जिसको समाजवादी अपना बता रहे थे, वहां आपको बताएं बीजेपी को 92 में से 50 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी पूर्वांचल में आज की स्थिति यह है कि पूर्वांचल के लोग ये मान रहे हैं कि योगी जी के तहत जो काम हुआ है, जो योगी जी ने विकास किया है पूर्वांचल में, वो एक्सप्रेस वे तो एक है, उसके अलावा गांव गांव में जो विकास हुआ है, जो लोगों को मदद दी गई है, जो उनको राशन दिया गया है, जो नौकरी की व्यवस्था की गई है, स्वरोजगार की योजना दी गई है, उनके अनुसार जो बढ़त है, योगी जी का जो दबदबा है, वो पूर्वांचल में बहुत ज्यादा बढ़ा है।
और जिस तरह से अभी चुनाव आना शेष है, मैं कहता हूं ये आंकड़ा और बढ़ेगा। वहीं सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र है पश्चिमी यूपी पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौद, सहारनपुर ये एरिया आता है। और इस पे नज़र इसलिए है क्योंकि ये जुड़ा है किसान आंदोलन मूल रूप से यहाँ से चला था और राकेश टिकैत यहीं से आते हैं, उनकी सारी राजनीति रणनीति यहीं पे चल रही थी। प्रियंका गांधी भी गई थी और समाजवादियों का जोर भी इसी में है और ये सारे मिलकर लड़ेंगे। ऊपर से चाहे ये कहें कांग्रेसी के हम किसी से नहीं मिलेंगे और इंडिपेंडेंट हम सारी सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन जिस तरह से हमने दिल्ली का चुनाव देखा कि अंदर अंदर मिल गए थे, ठीक इसी तरह कांग्रेस को जब दिख रहा है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, ये हर सीट पर समाजवादी पार्टी, लोकदल और इन सबसे मिल जाएंगे। इनका एकमात्र लक्ष्य है बीजेपी को हराना, जो कांग्रेस का एक सुनहरी सपना ही रह जाएगा, वो पूरा होना नहीं है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसको लेकर इन्होंने पूरा ये किसान आंदोलन खड़ा किया, इसको फंडिंग की, कांग्रेस के बाकायदा नेताओं ने माना कि जो किसान आंदोलन है इसकी फंडिंग कांग्रेस कर रही थी, उनका मंसूबा यही था कि किसी तरह उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ जाएं। तो सत्ता में क्या, वो उस क्षेत्र में नहीं आ पा रहे जहां उन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर राकेश टिकैत को आगे किया, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों को भड़काने की कोशिश की, महापंचायतें की, प्रियंका गांधी खुद वहां गई। वो एरिया पश्चिमी यूपी का, वहां बीजेपी को 40 सीटें मिलती दिख रही हैं, समाजवादी को केवल 21 और बीएसपी को 2 और कांग्रेस वहां से 0 अंडा कांग्रेस के लिए पश्चिमी यूपी से है। वहीं आपको बताएं अवध का जो क्षेत्र है, उस अवध क्षेत्र में बीजेपी को 69 से 72 सीटें, समाजवादी को 23 से 36 सीटें और बीएसपी को 7 से 10, कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई यहां से दिखाई दे रही है। अवध क्षेत्र जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, यूं तो पिछले चुनाव से कुछ सीटें कम है, क्योंकि 69 से 72 सीटें जो बीजेपी को मिलता सर्वे दिखा रहा है। पिछली बार यहां 84 सीटें बीजेपी को मिली थी। तो होना तो यह चाहिए था कि जब ऐतिहासिक काम हो रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो जो हिंदू समाज है उससे उम्मीद ये थी कि वो बढ़ चढ़ के वोट करेंगे और बीजेपी को पसंद करेंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, उत्तर प्रदेश वो राज्य है हमारे देश का जहां सबसे ज्यादा जातिगत समीकरण होता है, लोग जातियों में बटे होते हैं और सारे मुद्दे भूलकर जब चुनाव आता है तो वो उनको एक खुजली लगती है और वो खुजली जाति की है, वो जाति नहीं, जाति के नाम पर वो खुजली लगती है और उसका असर अभी भी दिखाई दे रहा है, जो कि वैसे तो राजनीति के लिए गलत काम है। क्योंकि मोदी सरकार हो या योगी जी, इन दोनों ने एक ट्रेंड को बदलने की कोशिश की है कि जाति और धर्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर हमको वोट चाहिए, विकास के नाम पर वोट चाहिए। और मोदी जी जब से केंद्र में आए हैं, उन्होंने बाकायदा पूरे विपक्ष को ये अपने मुद्दों को पलटने के लिए बाध्य किया है। लेकिन बार बार उत्तर प्रदेश के चुनाव की जब बात आती है, हम देख रहे हैं कांग्रेस को, हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी को, वो विकास की बात नहीं करते, विकास पर भ्रम फैलाने की बात करते हैं। वो बात करेंगे एक फर्जी मुद्दे की, जो है किसान का मुद्दा, जिसमें कुछ दम ही नहीं है। लेकिन ये सारे के सारे पुरानी आदतों के अनुसार जातिगत तौर पर लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि एक खानदान की सत्ता चलाने वाले लोग, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो गांधी परिवार वाले हों, इनके बहकावे में जनता कितनी आती है। वहीं आपको बताएं, अखिलेश यादव जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो एक मजाक उड़ा रहे हैं एक ऐसे संत का जिनको पूरी दुनिया आदर नमन करती है, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी गोरक्ष पीठ के महंत रहे हैं और आज भी वो एक संत हैं। उनको मजाकिये लहजे में अखिलेश यादव चुनौती देते हुए हैं और कई बार मंच से उन्होंने बोला है, ऐसे सीएम को क्या जनता बनाएगी जिसके पास लैपटॉप चलाना नहीं आता। अखिलेश यादव जी, जितना लैपटॉप चलाना आप विदेशी यात्रा और विदेशी पढ़ाई करके सीख के आए हैं, उतना लैपटॉप तो 5वीं क्लास का बच्चा चलाना जानता है। आप उस लैपटॉप की ज्ञान पे अहंकार मत फैलिए। हाँ, योगी जी ने जो काम किया है 5 साल के अंदर, वो इतना काम किया है कि आप और आपके पिताजी मिलकर वैसा काम पूरे टाइम पे नहीं कर पाए। आपके टाइम पे एक काम हुआ, ट्रांसफर पोस्टिंग, घोटाले, घपले, और ये सब जो काम हुआ, जाति और धर्म देखकर नौकरियां, नियुक्ति, गोरक्षक के बजाय गो काटने वालों को संरक्षण, गुंडों और अपराधियों को संरक्षण,
बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों को बच्चे हैं, गलती हो जाती है बताकर छोड़ देने का काम हुआ है। योगी जी लैपटॉप चलाना जानते हैं कि नहीं, मैं भी इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन योगी जी शासन कैसे चलाया जाता है, एक कुशल नेता कैसा होता है, एक ईमानदार भ्रष्टाचार मुक्त और लोगों की सुविधा के लिए एक मुख्यमंत्री कैसा होता है, ये योगी आदित्यनाथ जी ने जो लाइन खींची है, इस लाइन को क्रॉस करना यानी इसके बराबर में बड़ी लाइन खींचना किसी भी राजनीतिक दल के वश में आज की डेट में भारत में दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी बात आपको बताऊं, अखिलेश यादव ने एक मोदी जी की फोटो को, वीडियो को शेयर किया सोशल मीडिया पे और उन्होंने कहा कि देखिए वो तबका है जब पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करके मोदी जी जा रहे हैं तो वो अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और योगी जी पैदल चल रहे हैं, तो नीचे लिख रहे हैं वो हास्य में कि योगी जी का बड़ा बेइज्जती हुई कि आए और खुद तो गाड़ी में बैठे, योगी जी को गाड़ी में नहीं बिठाया। तो अखिलेश यादव जी, आप अपने पिताजी से पूछ लेते तो इस तरह की टिप्पणी ना करते। एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति जी हों या देश के प्रधानमंत्री, इन दोनों व्यक्तियों की गाड़ी में किसी अन्य व्यक्ति को बैठने की इजाजत नहीं है। और दूसरी बात, योगी जी एक वो व्यक्ति हैं जो संस्कारवान व्यक्ति हैं, वो जानते हैं कि बड़े का सम्मान कैसे किया जाता है। मोदी जी उम्र में भी बड़े हैं, पद में भी बड़े हैं, उनका सम्मान भी है। तो अगर मेरे पिताजी मेरे साथ हों तो मैं पैदल चलूं तो इसमें अपमान नहीं होता, ये मान होता है। लेकिन अखिलेश यादव, आप मान अपमान क्या जाने, आप तो अपने पिताजी का मंच पर अपमान कर चुके हैं। तो आपके संस्कारों में एक बड़े का सम्मान, एक पिता तुल्य व्यक्ति का सम्मान करना आपके शायद आदत में नहीं है, आपके संस्कारों में नहीं है और इस तरह का आप मजाक बना सकते हैं। लेकिन मैं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को एक बात बोलना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि अखिलेश यादव लगातार एक संत, एक महंत, एक गेरवे वस्त्र धारण किए हुए एक संत महंत का अपमान कर रहे हैं बार बार लैपटॉप लैपटॉप कह के। तो पूरा संत समाज इस मामले में संज्ञान ले कि इस तरह से भगवाधारी संत का अपमान करने का अधिकार अखिलेश यादव को किसने दिया। वंदे मातरम।